क्लास 12 हम आपके बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक कर रहे थे, जिसमें से हमने पैसेजेस कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ छोटे पैसेजेस दिए हुए हैं और जिनके पीछे आपको बोला गया है कि इसमें आपको नोट्स बनाने हैं इनमें से देखकर, और हेडिंग सब हेडिंग देखकर पूरे अच्छे से, और आपको इनको एक टाइटल भी देना है। इसके साथ में आपको पैसेजेस की समरी लिखनी है। तो क्योंकि ये पैसेजेस ऑलरेडी छोटे हैं तो इनकी जो समरी बनेगी वो भी छोटी रहेगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला पैसेज जैसे कि हम देख सकते हैं, हम कर चुके हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर है। जंगल के बारे में बताया गया है कि कैसे हम अगर जंगल को बर्बाद कर रहे हैं तो उससे हमारे ऊपर भी असर पड़ रहा है और क्या क्या इफेक्ट इसके हैं। तो इसमें से हम देखें अगर, तो नोट्स कैसे बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको देखना है इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस क्या हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम। दूसरा, सॉइल इरोजन के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरीके से। तो नोट्स में हम देखेंगे कि जो मेन पॉइंट्स बोले गए, यानी किस किस चीज़ के बारे में, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, सॉइल इरोजन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इसमें बताया गया था, क्रॉप वेस्ट के बारे में बताया गया था, जो भी वहाँ से निकलने वाले वेस्ट हैं, बायोमास के बारे में बताया गया था। तो ये 5 मेन नोट्स इसमें से हमने बनाए। अब टाइटल, जिस भी चीज़ के बारे में पैसेज है वो आपका टाइटल बन जाएगा। तो क्योंकि ये फॉरेस्ट के बारे में है कि हमारी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या ज़रूरत है, तो हम लिख देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इसका टाइटल है। इसके बाद हम आए अगर समरी पर, तो समरी यानी आपको पूरे पैराग्राफ में से कुछ चीज़ें ऐसी निकालनी है जिससे पढ़ने से पता लग जाए कि पैराग्राफ किस बारे में था। तो इसमें समरी क्या बनी है, फॉरेस्ट गिव्स मैनी बेनिफिट टू अस, यानी फॉरेस्ट से हमें कई सारे फायदे होते हैं। इट इज़ हेल्पफुल फॉर अवर इकोसिस्टम, हमारे वातावरण के लिए वो अच्छा रहता है काफ़ी ज़्यादा। अवर क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, यानी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी, कि कितनी हमारी फसल होगी वो भी उस पर डिपेंडेंट है, और इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और केयरफुली, यानी बहुत ज़्यादा हमको इसको जिम्मेदारी से यूज़ करना चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। सेकेंड पैसेज हम देखें आपका, तो वो वुमेन्स एजुकेशन के बारे में था इंडिया में, कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोसाइटी के ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि वुमेन्स एजुकेशन का क्या करा जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये हमारे कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नोट्स। तो सबसे पहले तो ये वुमेन्स एजुकेशन के बारे में है, वुमेन की पोजीशन क्या है सोसाइटी में, फीमेल लिटरेसी कितनी है, यानी कितनी प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ये, और डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो ये 4 मेन नोट्स हो गए। टाइटल, वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के बारे में देख रहे हैं। और फिर से समरी देखेंगे तो क्या है कि वुमेन्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, यानी हमारी सरकार के लिए और समाज के लिए वुमेन्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वी शुड स्प्रेड फॉर गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, वी शुड स्प्रेड एजुकेशन इन वुमेन्स लाइफ, हमें उनको देना चाहिए ये चीज़। टीच द गर्ल्स एंड सेव देम, तो हमें उन्हें पढ़ा लिखा कर बचाना चाहिए। थर्ड हम आपका पैराग्राफ देखते हैं, तो ये है लाइफ में डेंजर्स, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, रिस्क के बारे में, जितनी भी चीज़ें रहती हैं। तो इसके अगर हम नोट्स देखेंगे तो लाइफ डिफ़िकल्ट है, सबसे पहला सेंटेंस ही यही था। लाइफ इज़ नॉट स्मूथ सेलिंग, यानी लाइफ जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं चलती रहती है। ब्रेव हार्ट से ही फेम मिलता है, यानी आपका नाम तभी होता है जब आप ब्रेव रहते हैं, यानी साहसी रहते हैं। रिस्क से सक्सेस मिलती है, यानी आपको कुछ ना कुछ रिस्क, जोखिम आपको लाइफ में उठाने पड़ते हैं। तो टाइटल आप क्या दे सकते हैं, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, या फिर लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, या आपके मन में और कुछ भी आ रहा हो जो पैराग्राफ से रिलेटेड हो, जिससे पता चल जाए एक ही टाइटल से कि टाइटल का मतलब होता है, आप कोई भी स्टोरी के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्या क्या आपको उस स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा या स्टोरी किस बारे में। तो इसलिए टाइटल आपको सोच समझ के लिखना है। समरी क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट बट फेस इट, तो हमें लाइफ जो है चुनौतियों का सामना करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। जो जोखिम उठाता है उसी को आगे सक्सेस मिलती है, और सिर्फ जो ब्रेव रहते हैं, जो साहसी रहते हैं, उन्हीं को सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट पैसेज जो हमारा है वो कन्वर्सेशन के ऊपर है, यानी जो बोलचाल हमारा होता है उसके ऊपर है, कि कन्वर्सेशन जो होता है वो सबसे इजीली सीखा जाने वाला एक आर्ट है, एक कला है, कि आपको क्या बोलना है कि सामने वाला एकदम इंटरेस्टेड हो जाए।
तो इसके हम नोट्स अगर देखें तो कन्वर्जेशन इज एन आर्ट, सबसे पहले टॉक टू अदर, अवॉइड अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स, यानी ऐसी चीज़ों पर बात ना करें जो सामने वाले को पसंद ना हो, टॉक टू अदर्स इन देयर वे, और उन्हीं के तरीके से उनसे बात हमको करना है। टाइटल कन्वर्जेशन इज आर्ट दिख रहा है वो तो। समरी क्या बनेगी, कन्वर्जेशन मस्ट बी वेरी केयर अबाउट देमसेल्फ ओनली, दे डोंट केयर फॉर अदर्स थॉट, वी शुड लिसन टू अदर्स, यानी कन्वर्सेशन में आपको दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए कि सामने वाले को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए, और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगला आपका फिफ्थ है, इन द वर्ल्ड हैव वी मेड हेल्थ एन एंड इन इटसेल्फ। ये पैसेज जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी का एक छोटा सा फ्रेज है, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो इसमें क्या नोट्स बनेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहला नोट्स इसमें रहेगा कि हेल्थ इज रियली अ मीन्स प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, हमेशा हेल्थ के बारे में बात ना करें, हेल्थ टॉक करके टाइम वेस्ट ना करें। तो और टाइटल क्या होगा इसका, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। समरी क्या बनेगी कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ के बारे में बात कर करके चिंता नहीं करना चाहिए। वी डोंट ट्रस्ट ऑन नेगेटिव थिंग्स अबाउट आवर हेल्थ, हमें नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ मेडिकल जर्नल्स में जो छपता है किताबों में वही सही होता है, और हमेशा अपने आप को बीमार आप ना समझें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैसेज था वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें हमने स्पीच के बारे में देखा था। तो इसमें हम देखें तो नोट्स में क्या बनेगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीच, साइंस एंड सिग्नल, बेसिक फंक्शंस ऑफ सिग्नल्स, गेस्चर्स का यूज करना अलग अलग तरीके से। टाइटल क्या हो जाएगा इसका, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ जो है एडवांटेजेस ऑफ साइंस एंड सिग्नल। समरी क्या बनेगी, स्पीच इज नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सिर्फ एक बात करने का तरीका नहीं है, साइंस, सिग्नल्स और गेस्चर्स भी इसमें काम आते हैं। यह फास्ट तरीका है और कुछ कल्चरल मैसेजेस भी हम इससे दे सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी पहले का ही पढ़ा हुआ है, फैट के बारे में हमने पढ़ा था। नोट्स में ओमेगा 3, फैट सोर्सेज, कैरोटीन, थायामीन, मेडिकल रिपोर्ट। टाइटल फैट्स भी हो सकता है अकेला टाइटल, या टॉक अबाउट फैट, फैट्स इन अवर बॉडी। और समरी, सोर्स ऑफ फैट्स आर 2 टाइप्स, एक जो अच्छा रहता है जैसे फिश, सी फूड, मिल्क, आलमंड्स, 30 ग्राम डेली डाइट ऑफ फिश इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, और हमारे कार्डियो सिस्टम के लिए भी ये अच्छा होता है। तो अगला आपका सेक्शन डी है, इसके बीच में जो ग्रामर सेक्शन है उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो डलेगा। तो अब हम टेक्स्ट बुक के चालू करते हैं, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। इसमें आपको स्टोरीज के बीच में से पैसेजेस दिए हुए हैं और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला पैसेज हमको यहाँ दिया हुआ है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, don't go so fast, bub, you'll get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden, all out of breath. तो ये आपको अगर याद हो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बुक में। तो अब हमको देखना है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं। तो पहले आपको दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वाई वॉज देयर अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी जो बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पर हर इंपॉर्टेंट चीज़ लगाई जाती है, पिनिंग बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसके आगे बहुत सारी भीड़ क्यों थी। तो क्योंकि वहाँ पर एक बैड न्यूज़ थी, बर्लिन से ऑर्डर आया था, या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज हुआ था। तो देखें तो ये सारे ही आंसर सही है एक तरीके से, क्योंकि वो एक बैड न्यूज़ भी थी, बर्लिन से उनका ऑर्डर भी आया गया था, और एक नई लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया था। तो ऑल ऑफ द अबव। सेकंड है कि बुलेटिन बोर्ड जो था किस चीज़ के लिए फेमस था, वो बैड न्यूज़ के लिए फेमस था। वॉट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन्स हियर, ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर डिजाइन है। वॉट डज आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स, यानी ब्रेथलेस है, सांस लेने के लिए आतुर है, सांस लेना चाहता है पर उसको सांस आ नहीं पा रही है। शॉर्ट विंडेड यानी सांस नहीं आ पा रही है। आउट ऑफ ब्रेथ यानी गैस्पिंग। ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, इस स्टोरी का नाम था लास्ट लेसन और इसके ऑथर कौन है, जॉन ओब्डीके।
अल्फोंसो डॉटेड, सेल्मा लेगरऑफ या स्टीफन स्पेंडर? तो इसका आंसर है सी, अल्फोंसे डॉटेड। What was the motive of blacksmith watcher? Blacksmith watcher जो थे उनका क्या मतलब था? वो वहां पर खड़े हुए थे, बात कर रहे थे, क्यों वो वहां पे बात करना चाह रहे थे? To ridicule France, to boost the moral of France, to dominate little France या make him realize importance of his mother tongue? वो चाहते थे कि वो अपनी मातृभाषा की अहमियत समझे। दूसरा है Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him that's why they left looking for gold in big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, going away. Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I asked half jokingly. तो ये जो पैसेज है आपके ही टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में से लिया गया है, जिसके ऑथर हैं अनीस जंग. दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, यानी कौन सी बुक में से ये पूरी स्टोरी ली गई है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से ये ली गई है. साहेब कौन था? साहेब एक रैग पिकर था, यानी कचरा उठाने वाला लड़का था. साहेब वहां पर क्या ढूंढ रहा था? साहेब वहां गोल्ड ढूंढ रहा था. वाई डिड साहेब नॉट गो टू स्कूल? साहेब स्कूल क्यों नहीं गया था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. वाई इज ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर जो है वो स्टोरी में कचरे को गोल्ड क्यों कह रहा है, सोना क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर गोल्ड है, या फिर वहां पर सच में कुछ सोना या ऐसे चांदी वगैरह कुछ रखा हुआ है? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उन लोगों के लिए वो सोने के ही बराबर है. अगला पैसेज भी आपकी स्टोरी में से ही लिया गया है. डीप वाटर नाम की स्टोरी थी जो. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. From the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Deep Water के ऑथर कौन है? विलियम डगलस. YMCA का फुल फॉर्म क्या था? Young Men's Christian Association. Where did the author go with his father in the story? ऑथर जो है वो अपने पिताजी के साथ कहाँ जाया करते थे? वो कैलिफोर्निया जाया करते थे. उनको पानी से डर क्यों लग गया था? क्योंकि एक समय पर वो वेव्स के द्वारा जो लहरें आती हैं उसके नीचे दब गए थे, इसलिए उनको इस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता था. या फिर बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, या फिर इंस्ट्रक्टर की वजह से, या फिर उनकी माँ की वजह से. नहीं, उन्हें नॉकडाउन होने की वजह से लगता था. डीप वाटर किसके बारे में है? फियर ऑफ वाटर एंड वे टू ओवरकम इट, कि कैसे उनको सबसे ज्यादा इससे डर लगता था लेकिन फिर उन्हें इसको ओवरकम कर ला. द वर्ड एवर्जन मीन्स, एवर्जन का मतलब यहाँ पर क्या है? एवर्जन का मतलब है डिसलाइक. नेक्स्ट पैसेज भी आपकी स्टोरी में से लिया गया है. द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय ऑफ थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. It became a cherished pastime of his during many dready ploddings to think of people he knew who had let themselves to be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. One dark evening, as he was trudging around the road, he caught sight of a grey little cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of sour faces which ordinarily met him,
The owner was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk into his loneliness. Immediately he put the porridge pot on fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played mergelees with his guest until bedtime. तो ये भी हम पैराग्राफ कर चुके हैं. कौन से लेसन्स की है लाइन? रैट ट्रैप की है. पेडलर को वहाँ पर छत्र छाया क्यों लेना पड़ी थी? वहाँ पर उसको क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि वो वहाँ से चोरी करना चाहता था. किसने उसको अपना घर में रुकने की इजाज़त दी? एक ओल्ड मैन. अनवांटेड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यानी अनयूजुअल, अजीब. पेडलर वर्ल्ड को किससे कंपेयर करता है? उसको क्या लगता है कि दुनिया कैसी है? रैट ट्रैप के जैसी, यानी जो चूहे पकड़ने का पिंजरा होता है उसके जैसी है. किस तरीके से पेडलर ने उसको अपने अंदर लिया था? हैप्पीली, खुशी खुशी उसने ले लिया था, तो हैप्पी. ये पैसेजेस स्टोरी के हैं और स्टोरी के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो हम इसके बाद लिंक कर देंगे. अगर आप कोई स्टोरी समझना चाहते हैं तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं. आगे का है, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from only 15% arrangement. The sharecropping arrangement were irksome to peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back. At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began to try and get facts. First, he visited the secretary of British Landlord Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. तो सबसे पहले सिंथेटिक इंडिगो कहाँ पर बनाया गया था? जर्मनी में. इर्कसम का ऑपोजिट क्या होगा? प्लेजेंट. सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक यानी होता है आर्टिफिशियल. पैसेज किसके बारे में बताया गया है? गांधी जी की चंपारण विजिट के बारे में है, पीजेंट्स के बारे में है, चंपारण के बारे में है, या लैंडलॉर्ड्स के बारे में है? ये गांधी जी जब चंपारण गए थे उस बारे में. सेक्रेटरी ने गांधी जी को इन्फॉर्मेशन देने से क्यों मना किया था? क्योंकि उन्होंने बोला था दे डोंट गिव इंफॉर्मेशन टू स्ट्रेंजर्स या आउटसाइडर्स. टू आउटसाइडर्स यानी वो बाहर के व्यक्तियों को अपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया करती थी. नेक्स्ट वाले का पहला है कि प्रिमिटिव व्यू क्या है फोटोग्राफी के बारे में. तो प्रिमिटिव व्यू अगर हम देखें तो पर्सन का जो सोल यानी उसकी आत्मा चुरा ली जाती है. इन वॉट वे इंटरव्यूज हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, यानी कि ये जो पत्रकारिता होती है इसमें इंटरव्यूज अब कितने इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट बन चुके हैं. इसलिए क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ग्लोरी होती है, उनसे बात बहुत जल्दी फैलती है. वीएस नायपॉल को इंटरव्यूज़ कैसे लगते हैं? उनको इंटरव्यूज़ वुंडेड लगते हैं. नायपॉल जो है उनकी ट्रैवल बुक्स में क्या बताते हैं? ट्रैवल बुक्स में वो बताते हैं उनकी फीलिंग इंटरव्यूज़ के बारे में. ये जो लेसन है इंटरव्यू, ये हमने पढ़ा था. इसके लेखक कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. कुछ अगर पॉजिटिव ट्रेट्स अगर हम देखें, कुछ अच्छी चीज़ें इंटरव्यू के बारे में, तो वो क्या है? ये सच्चाई को लाता है और अलग अलग तरीके के इंप्रेशन हमें बताता है. तो ये आपके कहानी वाले पैसेजेस खत्म हो गए. अब नेक्स्ट आपके एक्सट्रैक्ट्स हैं पोयम में फ्लेमिंगो के. एक्सट्रैक्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो इस पोयम की पोएट का नाम क्या है? इस पोएम की पोएट का नाम है कमला दास. सबसे पहले पोएट क्या नोटिस करती है बाहर के वर्ल्ड में? पूरी सब जगह पर देखती हैं अगर वो, तो हैप्पी चिल्ड्रन उनको दिखते हैं, बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं. रनिंग फास्ट के जैसा सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है पैसेज में से जिसका मतलब होता है रनिंग फास्ट, स्प्रिंटिंग. अगला एक्सट्रैक्ट हम देखते हैं. I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma.
ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोएट के बचपन का क्या ऐसा फियर होता है, क्या डर होता है जो उनको बड़े तक लगता रहता है? उनको डर होता है कि वो किसी दिन अपनी माँ को खो देंगी। वॉट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, जो सर्दी का चांद होता है उससे किसका कंपैरिजन करा गया है? मदर का। पोएट के पार्टिंग वर्ड से हमें क्या पता चलता है? क्या वर्ड थे? सी यू सून। थर्ड एक्सट्रैक्ट, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन एंड नेम वॉज शी ओल्ड एज शी लुक्ड। पोयम का नाम क्या है? पोयम का नाम है माई मदर एट 60। वॉट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, पोएट ने क्या देखा? उनकी कमजोरियां देखी पोएट ने, हर वीकनेस। डेड बॉडी, ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब है डेड बॉडी, कॉर्प्स। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस में से लिया गया है? सबसे पहले हमको ये बताना है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कौन सी पोयम है। मदर एट 66 नहीं है, थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट या एन एलिमेंट्री क्लासरूम स्कूल इन स्लम। ये एक्सट्रैक्ट है कीपिंग क्वाइट में से। इसके पोएट कौन है? इसकी पोएट है पाब्लो नेरुडा। व्हाट डज द पोएट वांट्स अदर टू डू, पोएट क्या चाहता है कि दूसरे लोग क्या करें? क्वाइट रहें, यानी वो चाहते हैं कि एकदम चुप रहें। क्यों हमको चुप रहना चाहिए? क्योंकि उससे हमको पीस मिलता है, शांति मिलती है। नेक्स्ट है, एंड सच टू इज अ ग्रैंडियर ऑफ dooms that we have imagined for mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from heaven spring. पोएम और पोएट दोनों का नाम आपको बताना है। तो जॉन कीट्स जो है इसके लेखक हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जॉन कीट्स। क्या इफेक्ट डालती है इमॉर्टल ड्रिंक हमारे ऊपर? वो हमको जॉय और प्लेजर देती है, या इमॉर्टेलिटी देती है, या वेल्थ देती है, या पावर देती है। तो ये हमको जॉय और प्लेजर देने का काम करती है। क्या मीनिंग है स्टोरीज और मैन्युफैक्चर स्टोरीज, टेल्स, मैग्निफिसेंस यानी ग्रेडियर। आपको एक्सट्रैक्ट में से बताना था ऐसे वर्ड ढूंढ के जिनका मतलब ये होता है। 6th एक्सट्रैक्ट में हम सब डेस्पोंडेंट क्यों हैं? सबसे पहले बताना है क्योंकि हमारे अंदर नोबल क्वालिटीज नहीं है। वी ऑल सफर लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज। ठीक है। वॉट रिमूव्स पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे डार्क स्पिरिट्स में से कौन हटा देता है इनको? नेचर की ब्यूटी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है डल और डिप्रेसिव। 7th एक्सट्रैक्ट, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। पोएम और पोएट कौन है? द रोड साइड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है द रोड साइड, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन रोड साइड स्टैंड से हम क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है सिटी के लोग। रोड साइड स्टैंड क्या है? पोयम में क्या बताया गया है? एक शेड बनाया हुआ है, झोपड़े के जैसा है, पुराना, जो एक्सट्रैक्ट में मिलता है। आखिरी एक्सट्रैक्ट है आपका। यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रीडी डूअर्स जो है वो कौन है? कौन होते हैं ग्रीडी डूअर्स? गवर्नमेंट, ओल्ड पीपल, रूरल पीपल या फिर पॉलिश्ड सिटी फोक्स, इनमें से कौन होते हैं? रूरल पीपल। हु आर द बीस्ट ऑफ प्रे इन द पोयम, बीस्ट ऑफ प्रे किसको बोला गया है? रूरल फोक को। वॉट प्रॉमिस वॉज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रिलोकेट द विलेजर्स, क्या इन्होंने प्रॉमिस दिया था विलेजर्स को कि क्या करा जाएगा? कि उनकी सारी नीड्स की, सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।
अब आपके लास्ट एक्सट्रैक्ट बचे हुए हैं जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टास, जिसमें से ये वाला पैसेज है जिसको हम ऑलरेडी स्टोरी में कवर कर चुके थे। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं पीछे। इसमें पूछा गया है कि क्या बर्थडे गिफ्ट जो था महाराजा ने अपने 3 साल के बेटे को दिया था, उन्होंने एक टॉय टाइगर उसको दिया था। क्या कॉस्ट थी उस वुडन टाइगर की, कितनी कीमत पड़ी थी उनको? 2 आना एंड अ क्वार्टर। 2 आना एंड अ क्वार्टर। किंग ने उनके किए गए जितने भी वादे थे उनको किस तरीके से पूरा किया था? उन्होंने 100 टाइगर्स को मारकर पूरा किया था। रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है जो यूनिक हो, अपने आप में अलग हो। अगला है व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट पहुंचने पर राइटर की क्या अपने अंदर की भावनाएं थी? राइटर जो थे वो रिलीफ महसूस कर रहे थे अंदर से और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेशन, सबसे अलग हो जाना। किस तरीके का एटमॉस्फेयर में है एंटार्क्टिका में? सबसे ज़्यादा ठंडा, सूखा और सबसे ज़्यादा हवा वहाँ चलती है, तो ऑल ऑफ द अबव। कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मतलब होता है कि ऐसा पार्ट अर्थ का जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट वाला जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि रॉजर विजार्ड, तो विजार्ड ने रॉजर से क्या पूछा था? उसने पूछा था कि व्हाट डिड ही वांट टू हैव, व्हाट डिड ही वांट टू ईट, या व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक। किसकी तरह वो चाहते थे कि उनकी खुशबू हो जाए? रॉजर किस तरीके से खुशबू चाहता था? रोज जैसी। विजार्ड का मतलब मैजिशियन, जादूगर। क्या एडवाइस दी थी वाइज आउल ने रॉजर स्कंक को? उन्होंने कहा कि तुम जाकर जादूगर से मिल लो। अगला, इंजर्ड मैन कौन था? इंजर्ड मैन एक अमेरिकन था। किस तरीके से उसको इंजरी मिली थी? गन की वजह से उसको चोट पहुंची थी। सडाव कौन थे? सडाव एक डॉक्टर थे। और फेस ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज इंडिकेटेड, किस तरीके से उसका मुंह उन्होंने बताया था हमको? ऐसा लग रहा था जैसे उसे टॉर्चर दिया गया हो। तो ये सारे आपके खत्म हो गए हैं, ये प्रश्न बैंक जो है अब